बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसकी सारी तफसीलात मैंने हासिल की हैं। कुछ लोगों से मेरी अमेरिका में बात भी हुई है और जो डेवलपमेंट्स अब आगे होने जा रही हैं ये सारा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल से बैठ कर दिया है। लेकिन उससे भी पहले रात के एक और सहाफ़ी को इस्लामाबाद से, वहीद मुराद साहब हैं, 20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, इनको रात को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। और जब इनको अगवा किया गया तो हमारे एक और सहाफ़ी हैं, वो पीछे गए, जाकर उन्होंने देखा और कुछ वीडियो बनाई। तो फिर उनके पीछे एक डाला लग गया, उन लोगों ने इनको जाकर टक्कर मारी, मोटरसाइकिल समेत इनको गिरा दिया, इसको बहुत टॉर्चर का निशाना बनाया, उसके दोनों मोबाइल फोन छीन लिए, उसकी कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखा और उसे कहा कि अपना पासवर्ड दो। वो बेचारे ने अपना पासवर्ड दिया, उसको बंदूक के बट मारते रहे, उसकी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखा, उसको गालियां देते रहे, उसको मुक्के मारते रहे, ठुड्डे मारते रहे, फिर उसको कान पकड़ाए सड़क के ऊपर और उसको यही कहते रहे, तुम नहीं जानते हम कौन है, तुम्हें पता नहीं हम कौन है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुमने हमारी वीडियो बनाई। तो नादरीन, ये सलूक तो मुल्क के दुश्मनों के साथ होता है। ये जो लोग आए थे, क्या ये हमसे टैक्स नहीं लेते? क्या हमें अपने टैक्स से पैसा नहीं देते? क्या ये हमें ठुड्डे मारेंगे? क्या ये हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखेंगे? क्या ये बंदूक हमने इनको इसलिए लेकर दी कि ये एक सहाफी की कनपट्टी पे रखेंगे जब वो दूसरे सहाफी को अगवा कर रहे होंगे? उस सहाफी ने किया क्या है? मैं उनके ट्वीट्स देख रहा था, उनकी खबरें देख रहा था। वहीद मुराद साहब बड़े खुले डुले सहाफी हैं और बड़े बैलेंस्ड किस्म के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सख्त सवाल भी उठाते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सवाल भी उनके होते हैं। उनके आखिरी 10 ट्वीट्स मैंने देखे तो उनमें से 3-4 ट्वीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान से, बारंग बलूच से रिलेटेड है। और जो जुल्म और ज्यादती पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स कर रही हैं, बलूचिस्तान वाली और सिंध वाली, उसके ऊपर उनके वो ट्वीट्स हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत की और सिंध की हुकूमत की हालत वैसी है जैसी इस वक्त आसिफ अली जरदारी की तकरीर आपने देखी है, उसकी हालत है। तो हालात तो वाकई ऐसे ही हैं कि वहां पर भी पकड़ के खड़ा किया हुआ था और हुकूमतों को भी पकड़ के खड़ा किया हुआ है और इनसे जो दिल करता है पुतली तमाशा चल रहा है, इनसे काम लिया जा रहा है। एक और सहाफी को अगवा कर दिया गया। मैं बार बार सहाफियों से ये बात कहता हूं और आज फिर कहता हूं, आपका नजरिया कुछ भी है, आपकी सोच कुछ भी है, आप किसी को अच्छा समझे बुरा समझे, ये आपकी अपनी अप्रोच है, लेकिन आजादी इजहार राय के लिए इकट्ठे हो जाइए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से कुचल रही है आजादी इजहार राय को, उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाइए, वरना बारी बारी सबकी बारी। मैं ये बहुत पहले से कह रहा हूं और ये मैंने तब नहीं कहा जब मुझे मार नहीं पड़ी थी, मैंने अच्छी खासी मार पड़ने के बाद भी ये बात कही और मैं आज भी ये कह रहा हूं, मैंने अपने हिस्से की मार खाई, बल्कि शायद उससे ज्यादा खाई है। लेकिन सारे ये मार नहीं खा सकते, मुझे पता है, लिहाजा सारे इकट्ठे हो जाओ अगर इस मार से बचना है तो। आज जिनको तमगे पहनाए जा रहे हैं ना, इनको भी एक दिन मार पड़नी है। ये आप मेरे से लिख के ले लें और ये क्लिप निकाल के उस दिन आपने चलाना है कि इनको मार पड़ रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सारे इकट्ठे हो जाओ, आज इकट्ठे हो जाओ, वरना बारी बारी सबकी बारी। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बड़ी धुआंधार उन्होंने गुफ्तगू की है और ये टोटो में स्टेटमेंट है, डिफरेंट अलग जगहों से। तो ये कंपाइल किया, एक छोटा मुख्तसर स्टेटमेंट है, लेकिन इमरान खान साहब ने मुस्तकबिल की एक पेशन गोई की है। इमरान खान साहब की जितनी भी अब तक की पेशन गोई है ना, वो सारी सही साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मैं जीतूंगा, वो जीते। उन्होंने कहा था कि ये धांधली करके हुकूमत बनाएंगे, इन्होंने बनाई। उन्होंने कहा था ये कुछ भी कर लेंगे फिर भी अवाम निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगी, दिया। उन्होंने कहा था ये मुझे जेल में डालेंगे, हुआ। उन्होंने कहा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी हुआ। उन्होंने कहा लंदन प्लान हुआ था, वो भी साबित हो रहा है। उन्होंने जो जो कहा, आज फजलुर रहमान या मिफ्ता इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बास, वो सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं कि एक्चुअली यही हुआ था। पीएमएलएन के अंदर से बंदे गवाहियां दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब बहुत बड़े सियासी पंडित हैं। उन्होंने अब जो कहा जरा ये सुनिए। इमरान खान ने अडियाला जेल में धुआंधार गुफ्तगू की और उन्होंने कहा मैं इनके खिलाफ आखिर वक्त तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। ये क्लियर कह दिया उन्होंने। ये अदालतें आजाद नहीं है, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी, सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। अब ये इमरान खान साहब की वो पेशन गोई है, प्रेडिक्शन है, जिसको हमें ईद के बाद देखना होगा। वो ये कहते हैं कि जी ईद के बाद पाकिस्तान में सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी और सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। ये रिपोर्ट हुआ इमरान खान साहब का स्टेटमेंट अडियाला जेल से। देखिए, अब एहतजाज खाली एक तरफ से नहीं होना। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज बहुत गर्म है, वहां पे कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं, कभी ऑपरेशंस की बात की जाती है, वसाइल दिए नहीं जाते, लोगों की महरूमी अपनी जगह पे है और जानबूझकर हालात खराब किए गए हैं, तालिबान को लाकर बसाया गया है और वो लोग सख्त नाराज हैं इस पॉलिसी से कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। 2022 के मिड के बाद तालिबान को लाना शुरू किया, टीटीपी को। 2023 में उनको बहुत तेजी से लाया गया, अब उसका नतीजा निकल रहा है। तो ये जो कुछ भी जनरल बाजवा की पॉलिसी थी, जो इमरान खान साहब के जाने के बाद इंप्लीमेंट हुई, उसके नतीजे में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर एक अलग चीज चल रही है। आज के दिन के लिए अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट आया हुआ है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको बताता हूं अभी। इमरान खान साहब का पहले ये मैं मुकम्मल कर दूं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर ये आते हैं, मुझे सबका पता है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना, वो जेल में बैठा हुआ आदमी बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि कौन किस तरह मुझे मिलने आया।
और किसको भेजा गया है और किसकी तरफ से भेजा गया है, और मेरे साथ जो मुलाकातें होती हैं वो कैसे तय होकर होती हैं, ये उनकी मर्जी से आते हैं। तो समझ जाएं ये मेरे पास क्यों आते हैं। अफगानिस्तान से ये नहीं लड़ सकते, सिर्फ बातचीत से मसला हल हो सकता है। और वहां बातचीत शुरू हुई है। देखिए, पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर इस लड़ाई में कूद जाए, लेकिन अमेरिकन बेवकूफ तो नहीं है ना। इमरान खान ने उनको समझाया था कि ये लड़ाई लड़ने वाली नहीं है, उन्हें समझ आ गई, इन्हें नहीं आ रही थी, ये दोबारा लड़ना चाह रहे थे। तो जब अमेरिका ने उनके साथ मुज़ाकरात किए तो इनको समझ आई कि अमेरिका तो हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ेगा, हमारे पास तो इतना पैसा और वसाइल ही नहीं है कि हम एक जंग छेड़ दें। लिहाजा इन्होंने फौरी तौर पर फिर अफगानिस्तान में नुमाइंदा भेजा और बातचीत शुरू की, जो बड़ी सेन अप्रोच है। दबाव अपना जरूर रखें, लेकिन अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें, बजाय कि अफगानिस्तान पे दबाव डालें। आप और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दों पे दबाव डालें और ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बेहतर करते जाएं। वहां पे जो बुरी हुकूमत है वो पाकिस्तान के इतनी खिलाफ नहीं है। मैं उनके नाज़िमुल उमूर से भी मिला हूं। जब अफगानिस्तान में मैं चंद दिन रहा तो वहां के लोगों के मैंने जज्बात सुने, वो पाकिस्तान के बारे में जितनी पिछली गवर्नमेंट नेगेटिव थी उतने नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब थोड़ा सा ठीक डायरेक्शन में गया है, और वो भी अमेरिका ने क्योंकि इनको ठेंगा दिखाया उसकी वजह से गया है। अब नाजरीन, जो अमेरिका से खबर आई बड़ी, पहले वो आपको बताता हूं। जो विल्सन ने और जिमी पेनेटा ने, ये दो लोग हैं, दोनों कांग्रेसमैन हैं, एक रिपब्लिकन का है और एक डेमोक्रेट्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं। एक रिपब्लिकन से है जो विल्सन और डेमोक्रेट से है जिमी। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट मुतारिफ करवा दिया है। और ये जो खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं द हिल से, मैं न्यूज आपको बता रहा हूं, पीर वाले दिन इन्होंने ये एक्ट जमा करवाया है। और इसका जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि सियासी मुखालिफिन, खासतौर पर इमरान खान को निशाना बनाने पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगाने का इन्होंने मुतालबा किया है। अच्छा जी, इस जरीदे के मुताबिक ग्लोबल मैग्निस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत ये एक एक्ट है और ये पाबंदियां लगाता है। यानी जब आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां करते हैं तो मैग्निस्की एक एक्ट है, ह्यूमन राइट्स का अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, उसके तहत ये पाबंदी लगाते हैं। अब ये होगा क्या? देखिए, इन्होंने जो बिल जमा करवाया ना, कुछ लोग कहेंगे कुछ भी नहीं होना, इससे पहले क्या हुआ है, कुछ लोग कहेंगे बहुत कुछ होना है। तो भाई कुछ होता है या नहीं होता, रिपोर्ट हम आपको कर देते हैं कि तरीकाकार क्या है। तरीकाकार यह है कि 180 दिनों के अंदर ये बिल जो है ये पाबंदियां आयद करवा देगा, अगर तो वोटिंग पॉजिटिव हो जाती है तो। यानी अगर बिल के हक में वोट पड़ जाते हैं तो फिर पाबंदियां लग जाएंगी, अगर बिल के खिलाफ वोट पड़ते हैं तो फिर पाबंदियां नहीं लगेंगी। अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी लॉबिंग तो अमेरिका में है नहीं, ज्यादा लोग उनके खिलाफ हैं। वो यहां पे आके कांग्रेसमैन को मिल भी नहीं सके। जो बाइडन की पार्टी हो या ये रिपब्लिकन हो, ट्रंप की पार्टी, इसमें ज्यादातर लोग जो है वो इमरान खान के साथ या उनके नैरेटिव के साथ खड़े हैं। और इससे पहले जो करारदाद आई थी वो अक्सरियत से पास भी हो गई थी, 2 तिहाई अक्सरियत से पास हो गई थी। तो मेरी ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात हुई, उन्होंने कहा जी बड़े आराम से हम ये बिल पास करवा सकते हैं। बड़ा उनका दावा है, देखते हैं सही साबित होता है या नहीं। तो उन्होंने बताया जी कि 180 दिनों के अंदर ये बिल पास होगा और पाबंदियां लग जाएंगी। और इस बिल या इस एक्ट के तहत जो लोग खिलाफवर्जी कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, उनको अमेरिका में दाखिले से रोक दिया जाएगा, उनकी अगर कोई जायदादें हैं वो पकड़ ली जाएंगी और अमेरिका का वीजा उनको फिर नहीं मिलेगा। फिर अमेरिका दूसरे मुल्कों पर भी दबाव डालता है कि हमने पाबंदियां लगाई तो आप भी इसको फारिग करें। यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने पेश किया है और इस पे इल्जाम जनरल आसिम मुनीर साहब पे यह लगाया गया है कि सियासी मुखालिफिन को गलत तरीके से जबर और सितम से कैद में उन्होंने डाला हुआ है, खसूसन इमरान खान को और दीगर आम शख्सियात की भी उन्होंने कहा कि शनाख्त की जाए जो इस जुल्म और बर्बरियत में हिस्सेदार हैं और जो इस सारे जुल्म के अंदर मुलव्विस हैं, और उन सब पर पाबंदी लगाई जाए। इस बिल के अंदर अमेरिकी सदर को एक इख्तियार भी दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को इख्तियार यह दिया गया है कि अगर वो महसूस करें अमेरिकी सदर पाबंदियां लगने के बाद, यानी ये 180 दिन है, अब 180 दिन का मतलब है 6 महीने, और आर्मी चीफ के गालिबन ये आखिरी 6 महीने ही चल रहे हैं, 29 नवंबर तक की उनकी डेट है। अगर वो उनकी एक्सटेंशन वाला मामला चल जाता है तो फिर 2 साल और अगर वो कानून वापस हो जाता है तो 29 नवंबर 2025 को वो रिटायर हो सकते हैं। तो 6-7 महीने हैं उनके पास अभी बाकी। तो इसमें ये इख्तियार दिया गया अमेरिकी सदर को कि अगर पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी खत्म हो जाए, कानून की हुक्मरानी आ जाए, सिविलियन सुपरमेसी और जमहूरियत बहाल हो जाए और तमाम नाइंसाफी के तहत या गैर कानूनी तौर पे जो बंद किए गए हैं सियासी कैदी, उनको रिहाई मिल जाए, जैसे जबरी तौर पे लापता अफराद हैं वो भी वापस आ जाएं, तो अमेरिकी सदर ये पाबंदियां खत्म कर सकते हैं। ये जनाब उन्होंने कार्रवाई की है अमेरिका के अंदर। अब इसके ऊपर मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान अमेरिका को क्या ऑफर कर सकता है इस सूरत में। देखें ना, पाकिस्तान भी तो कुछ ना कुछ ऑफर कर सकता है ना। ये भी तो सोच रहे होंगे कि ये बिल आ गया हमारे खिलाफ। और ये देखें, ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये दावा है, जो विल्सन ने किया या जो भी ज़ल्मे खलीलदाद कहता है, ये वो चीजें नहीं हैं जो वो खुद से कह रहे हैं। वो ये कहते हैं इसके पीछे रिपब्लिकन्स की पॉलिसी है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरफ को मूव करे। देखिए ना, एक बंदा और आ रहा है, पॉल कपूर। अब ये इसको डोनाल्ड लू की जगह पे लगाया जा रहा है, मार्को रूबियो के बाद सेकंड ये होगा। तो पॉल कपूर को लाया जा रहा है, एक्चुअली ये इंडियन है
और सेनेट में इनका अप्रूवल भी दे दिया है, ये भी जल्द आ रहे हैं। अब इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई हैं। ये किताबें अगर आप देखें पॉल कपूर की, तो ये किताबें भी अगर आप इनके नाम ही पढ़ दें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लिखी हुई है। यानी जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटेजी, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ लिखी है। डेंजरस डेटरेंट, इसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ लिखा है। इंडिया पाकिस्तान एंड बॉम्ब, ये पाकिस्तान की एटॉमिक पावर होने के हवाले से तहफ्फुज़ात का इजहार किया हुआ है। लिखारी तो ये अच्छे हैं, लेकिन इनका टिल्ट पाकिस्तान के खिलाफ होता है। तो पॉल कपूर को लाया जा रहा है डोनाल्ड लू की जगह पे, ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। मार्को रूबियो पहले ही एंटी पाकिस्तान आदमी है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त चाहिए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वहां पे डायस्पोरा है अमेरिका में, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। ये अपने ताल्लुकात ओवरसीज पाकिस्तानियों से खराब करते जा रहे हैं। खुद ये लॉबिंग कर नहीं सकते अमेरिका में पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को पाबंदियों से बचाने के लिए, पाकिस्तान के फायदों के लिए खुद ये लॉबिंग कर नहीं पा रहे। खुद सिर्फ इनके पास एक रास्ता है, वो मैं आपको बताता हूं आगे जाके। तो इनको ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, जिनकी एक बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन है वहां अमेरिका में, उनकी वहां पे तंजीमें हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये नाराज कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको आने नहीं देते, उनको धमकाते हैं, वहां पे उनको पैगामात भिजवाए जाते हैं, यहां इनकी फैमिलियों को हिरासा किया जाता है। ये सारी चीजें करके ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है अमेरिकन, उनको ये नाराज कर रहे हैं। हालांकि इन्हें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। वो मांग क्या रहे हैं? देखिए, कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी ये नहीं कहता वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया। वो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। और वो कहते क्या है? वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, वो कहते हैं जी इंसानी हकूक की पाबंदियां बंद करें, वो कहते हैं जी मैंडेट का एहतराम करें और सियासी कैदियों को खासतौर पर इमरान खान को रिहा करें। ये ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं, क्योंकि जिन मुल्कों में वो रहते हैं वहां पे वो रूल ऑफ लॉ देखते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे निजाम कैसे चलता है। तो फिर वो चाहते हैं पाकिस्तान में भी हालात बेहतर हो, डेमोक्रेसी आए, जमहूरियत आए, लेकिन यहां पे आमरीयत है एक तरह की। तो इस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी नाराज हैं। वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, ना वो एंटी पाकिस्तान है, ना वो रियासत के खिलाफ कोई वो कंपेन चला रहे हैं। वो सिर्फ चंद लोगों के गलत फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं और वो उनको ठीक करना चाहते हैं। वो भी जानते हैं पाकिस्तान गरीब मुल्क है, एजुकेशन का मामला हो या हेल्थ का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, ये सारा कुछ रातों रात ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जो चीजें ठीक हो सकती हैं वो नीयत है कि मैंडेट तो कम से कम दे दें मुंतखब हुकूमत को, या कम से कम आप ये लुटमार तो बंद कर दें, चोरों डाकुओं को लाके फैसिलिटेट करना तो बंद कर दें। ये ओवरसीज पाकिस्तानी को महंगा सौदा नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमायत अगर आप खरीद लेते हैं तो अमेरिका की ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसले करने से पहले जो पाकिस्तानियों की वहां पे लॉबी एक बहुत बड़ी है, उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। ये पैसों के साथ नहीं होता काम, दिमाग के साथ होता है, ताल्लुक के साथ होता है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा शानदार ताल्लुक है। मेरे ख्याल में इन्हें ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाना चाहिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और उनके तहफ्फुज़ात को दूर करना चाहिए, वरना ये सारी चीजें एक दिन खत्म तो हो ही जाएंगी। ये जुल्म और बर्बरियत लंबी तो चलती नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगी। इनके पास वाहिद रास्ता क्या है? ये करते क्या है? इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आता है, ये जाके मोहम्मद बिन सलमान साहब को जाके मिलते हैं। अब ये सऊदी वली अहद हैं, पाकिस्तान के ऊपर इनके बड़े एहसानात हैं, बड़ी शानदार शख्सियत हैं और इन्होंने पाकिस्तानियों की मदद भी की है, चाहे इमरान खान का दौर हो चाहे कोई और दौर हो। इन्हें इस बात का नहीं होता कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी और कैसे बनी है। ये देखते हैं कि पाकिस्तानियों के हालात ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं मदद करते रहते हैं। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा दुनिया में जिस मुल्क में काम करते हैं वो सऊदी अरब है और ये बहुत फैसिलिटेट भी करते हैं पाकिस्तानियों को। तो अब मोहम्मद बिन सलमान साहब के घोड़े के साथ जाके लग के ये बैठ जाते हैं हर दफा वहां जाके और बार बार वहां पे जाते हैं। इन्हें लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान इन्हें अमेरिका में होने वाली कार्रवाइयों से बचाएंगे। देखें, वो उनको ये ऑफर क्या कर सकते हैं? अब उनको भी तो कुछ ऑफर करना पड़ेगा ना। तो अमेरिका को या उन्हें क्या ऑफर की जा सकती है कि हम इसराइल को तस्लीम कर देंगे, ये तो पाकिस्तानी नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हो रही हैं, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 2 को बलूचिस्तान के खजाने हैं, वहां पे आके आप इन्वेस्ट कर दें। बलूचिस्तान की अब जो हालत है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग हवा होगी, कौन वहां पे आके इन्वेस्ट करेगा? तीसरा, अमेरिका को ऑफर ये कर सकते हैं कि जी चीन से हम दूर हो जाते हैं, तो फिर चीन के पैसे वापस कौन करेगा? ये वो बड़े सवाल आते हैं जिनके जवाब हमारे पास पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो सहाफी अभी गए थे, ये मामला हुकूमत ने अब उठा लिया कि जी हम नोटिस ले रहे हैं। हालांकि हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत की मंशा से या उनकी कॉन्सेंट से ये सहाफी इसराइल गए। अब ये इल्जाम लगाती है अपोजिशन, लेकिन हुकूमत कह रही है जी ऐसा कुछ नहीं है। अब इसराइली दौरे पे जो सहाफी गए उन्होंने इंटरव्यूज दिए वहां पे और इसराइली मीडिया के अंदर ये दावे किए जा रहे हैं, और बल्कि वो एक सहाफी है, वो ये कह रही थी कि मेरी जिससे भी बात हुई है पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इसराइल के साथ ताल्लुकात ना चाहता हो। यानी जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, इस हुकूमत के अंदर जो ताकत में लोग मौजूद हैं, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात चाहते हैं। सिर्फ अवाम की तरफ से एक बैकलैश आता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि देखिए ना, इस दफा जब जंग शुरू हुई, ये जो अब कत्लेआम हुआ, 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी कत्ल हो गए हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। उनमें वो ये बताती हैं कि इस जंग के बाद छोटे छोटे एहतजाज तो पाकिस्तान में हुए, क्योंकि डेलिबरेटली जानबूझकर हुकूमत पाकिस्तान ने इन एहतजाजों को रोका है। इससे वो हुकूमत की इंटेंशन बता रही हैं कि जैसा कि दूसरे सहाफी ने कहा, मैं भी ये कहती हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने डेलिबरेटली जानबूझकर इन एहतजाजों को रोका है जो इसराइल के खिलाफ हो रहे थे पाकिस्तान में।
और ये हमने नोट भी किया, यानी पहली मरतबा पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दील लगी इसराइल के मामले पे कि जो फलस्तीन का झंडा लगाए, उठाए, उसको उठा लो, उसको मारो। इसी तरह जो शख्स भी जो है वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले, उसको मारो कुटो। सिर्फ ज़बानी कलामी 2-4 बयान दिए और कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने। नादरीन, अख्तर मेंगल साहब का एक ट्वीट है और उन्होंने ऐलान किया है, अख्तर मेंगल साहब ने अभी एक उन्होंने वीडियो भी जारी की है और आज वो अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं वड से कोयटा तक। अब इसमें जो बलोच यकजहती कमेटी है उन्होंने भी अख्तर मेंगल साहब का जो एक पूरा प्रेस रिलीज है वो जारी किया है और अख्तर मेंगल साहब ने लिखा है, यूनिटी इज द बेस्ट रिवेंज, इत्तेफाक पैदा करो, बेहतरीन बदला होगा। डॉक्टर मारिम बलोच, सीमी दीन बलोच दीगर की गिरफ्तारी के खिलाफ 25 मार्च को शटर डाउन हड़ताल, 26 मार्च को मुजाहरे और 28 मार्च को सरदार अख्तर जान मेंगल की क़यादत में वड से कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान। अच्छा, पहले 26 मार्च कहा जा रहा था, अब मैंने तस्दीक कर दी है कि वो 26 मार्च को कह रहे हैं जी कि मुजाहरे होंगे और 28 मार्च को अख्तर जान मेंगल साहब निकलेंगे अपना लॉन्ग मार्च लेकर। उन्होंने तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातों को, तमाम तबकात को, तमाम कौमियतों के लोगों को, सबको दावत दी है कि हम बेगैरत नहीं हैं, हमारी बहनों और बेटियों को अगवा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, मैन हैंडलिंग की जा रही है, लिहाजा हम सब निकलेंगे, आप मेरा साथ दीजिए, हम सब निकल के एहतजाज करेंगे। ये जनाब इन्होंने कहा। अब नाज़रीन, एक दो खबरें और हैं। एक तो दरियाओं में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और स्पेशली सिंध के अंदर, बाकी दरियाओं के अंदर, आपके डैम्स के अंदर डेड लेवल से नीचे पानी चला गया है और बहुत सारे इलाकों में लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है और ये उस वक्त हो रहा है जब हमारे किसानों को पहले ही दिल बर्दाश्त किया गया, उन्होंने काश्त ही बहुत थोड़ी की है, तो हमारे पास गंदम का खुदा न खास्ता बहरान आने वाला है। और ये वो मुल्क है जहां पे पहले चीनी एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट में माल बनाया जाता है, फिर इंपोर्ट में माल बनाया जाता है और फिर अवाम की जेब से इजाफी माल निकलवाया जाता है। ये अरबों रुपया माफिया हर साल अपनी जेबों में डाल लेता है और ये अरबों रुपया नहीं, अरबों डॉलर अपनी जेबों में डाल लेता है। ये इतना पैसा बनाते हैं शुगर माफिया के लोग और ये ज्यादातर सियासतदानों की शुगर मिले हैं, लिहाजा ये अपने मुताबिक ही पॉलिसी बनाते हैं। नाज़रीन, तमगा वाला मामला थम ही नहीं रहा, एक के बाद एक खबर आती है। अब भुट्टो साहब को तमगा दे दिया, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जुल्फिकार दी भुट्टो को उनके दुनिया से जाने के 50 साल बाद तमगा दे दिया। लगाओ तमगा जुल्फिकार दी भुट्टो को भी, पहले उन पे इल्जाम लगाते थे इसने मुल्क तोड़ दिया, अब उसको तमगा पहना दिया। तो याया खान को भी तमगा दे दें एक दफा, मुल्क तोड़ने की सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया में डाल दें कि 1971 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है और सोशल मीडिया उसके लिए सबसे बड़ा मुजरिम है। और उसके बाद सोशल मीडिया के कुछ बंदे अगवा करना शुरू कर दें, कुछ शायरों को उठा लें, कुछ सहाफियों को उठा लें और सारा मलबा उन पर डाल के हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट बदल दें। बल्कि मेरे ख्याल में इस सारे का इल्जाम जो है वो हमूद रहमान कमीशन पे डाल दें, जस्टिस हमूद रहमान साहब पे डाल देंगे, जनाब ये जिम्मेदार है पाकिस्तान 2 टुकड़े होने का, जिसने कमीशन के ऊपर रिपोर्ट बनाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं उस पर बात करूंगा चलते चलते। स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पहले पढ़ के सुनाना चाहिए, फिर बात करते हैं। जस्टिस याया अफरीदी साहब फरमाते हैं कि साइलीन निज़ाम इंसाफ के शराकतदार हैं, इनसे इज्जत और वकार से पेश आना चाहिए। नहीं जैसा, बड़ी मेहरबानी, आप हमारी इज्जत ना करें, आप हमारा एहतराम ना करें, आप हमारा वकार ना देखें। हमें इज्जत और एहतराम नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, बस सिर्फ आप हमें इंसाफ दे दें। डी चौक में जो लाशें पड़ी हैं ना, उनको इंसाफ दे दें। अगवा बराए 26वीं आईनी तरमीम, उनको इंसाफ दे दें। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस बार बार पामाल हुआ, उसको इंसाफ दे दें। इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर इंसानों को आप इंसाफ दे दें। जबरी गुमशुदगियों के ऊपर आप इंसाफ दे दें। आपने इंसाफ देना है तो बलूचिस्तान के अंदर जो बहनें और बेटियां उनको धक्के मार मार के उठा के ले जा रहे हैं और सीधी गोलियां चलाई गई हैं, आप उनको इंसाफ दे दें। आपके दायरा कार में पूरा का पूरा मुल्क आता है, सब आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आप हमें सिर्फ इंसाफ दें, हम एक दूसरे का एहतराम खुद ही कर देंगे। आपसे हमें एहतराम नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, वकार नहीं चाहिए, आपसे हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो आपकी ड्यूटी है। सर आप हमें इंसाफ दे दें बस। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।